Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. I am धीरज राजपुरोहित और आज का हम जो ये सेशन है ये पॉलिटी से रिलेटेड है और आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। आई होप आपने वो देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच देम फर्स्ट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी हॉट टॉपिक एंड कई बार जिसपे सवाल आते हैं यूपीएससी इवन स्टेट सिविल सर्विसेज में भी, द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती है और किस किस प्रकार की शक्तियां होती है और क्या वो कर सकते हैं इन शक्तियों के द्वारा। So what all powers do President of India have under our Constitution? We are going to see that in this session. And of course इस सेशंस को हम डिवाइड करेंगे बिकॉज पावर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पावर्स कई सारे हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी बेसिकली हम देखिए इस कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर देंगे। तो आज हम एग्जीक्यूटिव पावर पे फोकस करेंगे। इनके पावर्स को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं इन सब कैटेगरीज में, लाइक एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, जुडिशियल पावर जिसके अंदर इनके पार्डनिंग पावर्स भी आ जाते हैं, एंड देन इमरजेंसी पावर। इन सब में हम डिवाइड करते हैं इनके पावर। सो यू कैन सी दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट अ नॉमिनल हेड, दो वी हम कई बार ये बात करते हैं कि वो सिर्फ एक नाम मात्र के अधिकारी हैं और उन्हें इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं, नहीं दी गई है हमारे संविधान के अनुरूप। बट ये बात इतनी सही नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके पावर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड पावर्स हैं। ओके, नो डाउट यहाँ पे उनकी लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा है। एंड ऑफ कोर्स ताकि एक बैलेंस रखना था हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ऑफ कोर्स पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दिया है बिकॉज दे आर दी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, है ना। हमारा प्रतिनिधित्व हमारी सरकार करती है, हमारे एमएलए एमपीज करते हैं। तो हमें गवर्नर या प्रेसिडेंट इनको ज़्यादा पावर देना एक तरह से उस बैलेंस को बिगाड़ सकता था। बट स्टिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को, स्पेशली गवर्नर से भी ज़्यादा प्रेसिडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है और कई सारे पावर्स दिए। तो आज हम बात करेंगे इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, कार्यकारी शक्तियों के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट पॉइंट, ही इज द हेड ऑफ द यूनियन। ही इज द हेड ऑफ द यूनियन यानी संघ के प्रमुख होते हैं वो। तो संघ के प्रमुख होने के कारण जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो इन्हीं के नाम से यूज की जाती है। सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क है, यानी कार्यकारी जितने भी कार्य होते हैं, वो सारे के सारे कार्यकारी आदेश वगैरह वो सब इन्हीं के नाम पर निकाले जाते हैं। यानी कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स इन्हीं के नाम से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसका मतलब देखिए, प्रैक्टिकली समझिए कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी नोटिस निकला या कोई भी आदेश निकला तो उसके ऊपर साइन प्रेसिडेंट के होंगे। अब ये यूनियन का, क्योंकि ये यूनियन क्या है, संघ है, तो यूनियन का कोई भी अगर कोई भी उनकी नोटिस निकलता है या कुछ भी है ना, एग्जीक्यूटिव नोटिस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, तो वहां पे साइन प्रेसिडेंट के होंगे, तो उनके नाम पे लिए जाते हैं ये सारे। नेक्स्ट सी अपॉइंटमेंट्स। कई सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है प्रेसिडेंट के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो गवर्नर्स हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं। देन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ऑलराइट, यानी कि ये हमारे कैग हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देन मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड वेरियस अदर जो भी यूनियन बॉडी है, जितनी भी यूनियन बॉडीज है उनके मेंबर्स को और उनके चेयरमैन्स को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो सारे अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल लेवल पे किसके नाम से लिए जाते हैं, आपके प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। ऑलराइट, यहां पे आगे देखिए, ये इवन अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स है उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो जब इलेक्शन कंप्लीट होता है और जो भी पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिली है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, उसके हेड को ये क्या करते हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर एक लिस्ट देते हैं मिनिस्टर्स की,
ये लिस्ट कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर। नाम रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर देता है कि इन मेंबर्स को आप मिनिस्टर अपॉइंट कीजिए। तो प्रेसिडेंट फिर बाद में उनको शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं और उन्हें मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने देखा यहाँ पे वाइड पावर्स नहीं, यहाँ पे उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी वो अपनी मन मर्जी से किसी को प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज नोट करने की है, उनके पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स है, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए जिसके कारण उनके पास कुछ डिस्क्रिशन है कि वो किसको चूज करें प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे, है ना। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर कब आती है? जब समझो इलेक्शन के बाद में अगर किसी पार्टी के पास में कोई क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, इफ देयर इज नो क्लियर कट मेजोरिटी, इस सिचुएशन में उनके पास में सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है। अगर समझ लो किसी पार्टी के पास ये क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट किसी एक पर्सन को जो ये क्लेम करता हो कि मेरे पास, मैं दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेके आई कैन प्रूव द मेजोरिटी, तो उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। और फिर उसे टाइम दे देंगे और साथ में वही उसकी लिस्ट जो देंगे उनको मिनिस्टर्स बना देंगे और उनको एक टाइम पीरियड दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक 30 डेज, मोस्टली 30 डेज दिए जाते हैं, एक महीने के अंदर वो फ्लोर टेस्ट पे ये प्रूव कर दे कि उनके पास मेजोरिटी है। अगर उनके पास मेजोरिटी है देन दैट गवर्नमेंट कैन गो ऑन। अदरवाइज अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो मेजोरिटी शो नहीं कर पाते, देन दैट गवर्नमेंट फॉल्स डाउन। वापस वो क्या पता किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं, और फिर भी अगर कोई क्लियर कट मेजोरिटी नहीं दिखती, कोएलिशन नहीं दिखता, देन वापस री इलेक्शन करवाया जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पावर, सी नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नाउ बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जनरली एससी, एसटी एंड ओबीसी। तो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए कमीशन अपॉइंट करना, यानी कि उनकी सिचुएशन देखने के लिए, उनकी कंडीशंस को स्टडी करने के लिए प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है। लाइक कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए कोई स्पेशल कमीशन अपॉइंट कर दे। और वो कमीशन का काम क्या होगा? वो स्टडी करेगी कि इनकी कैसी कंडीशंस हैं, क्या इनमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है, कैसी पॉलिसीज लाने की जरूरत है। तो ये वो कमीशंस रेकमेंड करेगी, यानी एक रिपोर्ट तैयार करेगी कमीशन, वो रिपोर्ट देगी और उस पर फिर हम एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो ये कमीशन अपॉइंट भी कौन करती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जनरली आपके स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए हम ऐसी कोई काउंसिल बनाते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल। सो इंटर स्टेट काउंसिल को बनाने का रोल भी किसके पास है, या पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। सो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में और स्टेट्स के बीच में आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल वुड स्ट्रेंथन आवर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इस तरह के काउंसिल्स बनाते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स। तो इंटर स्टेट काउंसिल बनाने का पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ओके, यहां पे मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, प्लीज गो एंड सी कि इंटर स्टेट काउंसिल is mentioned in which article, ठीक है। आर्टिकल आप सर्च करके बताना और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि कौन सा आर्टिकल है, ओके। एंड किससे ये इंटर स्टेट काउंसिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। प्लीज डू फाइंड इट आउट एंड उसे आप कमेंट सेक्शन में आप उसे जवाब दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज। सो यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, यानी हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, ओके। सो यूनियन टेरिटरीज का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट करते हैं, बट उनका एक एजेंट, उनके एजेंट के थ्रू। अब उनका एजेंट कौन है? उनके एजेंट है वहां पे अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, या फिर कहीं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके यहाँ हो गए दिल्ली में, और आपके कई जगह जो गवर्नर्स, यूटीज में गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। एंड वो किसके बिहाफ पे वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं?
वो कर रहे हैं आपके प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, और इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो हम कहते हैं कि यूटीज जो है वो डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में है ना, सेंटर के कंट्रोल में यानी कि वो किसके अंडर आती है, प्रेसिडेंट के अंडर आती है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज इज ऑल्सो अंडर प्रेसिडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरिया। ओके, सो शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का पावर, कि कोई एरिया जो है ये शेड्यूल्ड एरिया है, राइट, उस एरिया को ये शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का पावर भी किसका है, प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है। ओके, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर जो है ना, उस शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। तो किसी एरिया को एज ए शेड्यूल्ड एरिया डिफाइन करना, देखिए शेड्यूल्ड एरिया का कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक बार शेड्यूल्ड एरिया अगर हमने किसी को दे दिया, कैटेगरी दे दिया शेड्यूल्ड एरिया की, दैट मीन्स नाउ विल मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिस एरिया। कई सारे स्पेशल प्रोविजंस होंगे, इस पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, और ये पावर किसके पास है कि ये शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने का प्रेसिडेंट का पावर है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। ओके, ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस सेशन, एंड ऑल्सो आप अपने जो भी ऐसे बच्चे हों जो यूनिवर्सिटी के साथ, अपने कॉलेज के साथ यूपीएससी, सिविल सर्विसेज इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो टू लेट देम नो अबाउट द प्रिंस सिविल सर्विसेज। यहाँ पे एक यूनिक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जहाँ पे बच्चों को कॉलेज के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जा रही है, ताकि उनका बेस स्ट्रांग हो जाए और जैसे ही वो कॉलेज कंप्लीट करे अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज क्रैक करें। सो डू लेट देम नो, जो भी एलिजिबल आपको कैंडिडेट्स लगते हैं और जिनको इनका फायदा मिलना चाहिए, do spread the word. And on this note, I'll end my session. Take care and God bless you all.